जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मृदा विज्ञान के अंदर यूनिट 4 के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो उन टॉपिक के नाम है उर्वरक, खाद एवं पोषक तत्व। अब ये क्या होते हैं तो इनके बारे में हमको डिटेल से एनालिसिस करना है। तो इनका शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि उर्वरक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उर्वरक के अंदर हमको दो तरह के उर्वरक पढ़ना है। एक तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर या फिर हम कह सकते हैं रासायनिक उर्वरक, और एक हमें पढ़ना है बायो फर्टिलाइजर जिनको हम जैव उर्वरक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर आपने कई उर्वरकों के नाम सुनेंगे, जिसमें हम बात करें नाइट्रोजन वाले हो गए, फास्फोरस वाले हो गए, पोटास वाले हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म केमिकल फर्टिलाइजर भी होते हैं। जैसे हम उदाहरण बात करें जिंक वाले उर्वरक हो गए, कैल्शियम वाले उर्वरक हो गए, चूना वाले पदार्थ वाले उर्वरक हो गए, तो वो भी उर्वरकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एक आता है हमारा बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के अंदर मुख्य रूप से हमारे बात करें तो इसके अंदर जो बायो फर्टिलाइजर आते हैं ये भी फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन वाले अलग होते हैं, फास्फोरस वाले, पोटास वाले, सल्फर वाले, जिंक वाले, सभी अलग अलग प्रकार के आते हैं। जिसके अंदर हम बात करें नाइट्रोजन वाले जो होते हैं वो उनका फिर अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसके अंदर सहजीवी हो गया, हमारे सहचर हो गया, हमारे इन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है ना। तो उनका हम डिटेल से डिस्क्रिप्शन देखेंगे हमारे बायो फर्टिलाइजर के अंदर। उसके बाद में आता है हमारे खाद। तो खाद की बात करें तो मेन्योर, इसको हम इंग्लिश में मेन्योर के नाम से जानते हैं। अब ये जो खाद होती है ये भी दो तरह की होती है। एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खाद और एक होते हैं सांद्र कार्बनिक खाद। इनके अंदर फिर अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है। स्थूल के अंदर हमारे मुख्य रूप से फार्म यार्ड मेन्योर, गोबर की खाद आ गई, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आ जाती है। और स्थूल का जो हमारा सांद्र कार्बनिक खाद होती है जिसको हम कंसंट्रेट मेन्योर के ऑर्गेनिक मेन्योर के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर हम बात करें हड्डी का चूरा आ गया, हमारा जो सूखा हुआ ब्लड होता हुआ आ गया, मछली की खाद आ गई, गुआनो आ गया, ये सभी हमारे मुख्य रूप से कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्योर के अंदर आते हैं। ठीक है ना। उनके बारे में हमको डिटेल से एनालिसिस करना है। साथ ही साथ में हमें देखना है कि इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, उनके मेथड क्या है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस मेन्योर के अंदर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पोषक तत्व, जिसको हम प्लांट न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं या फिर प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा हमारे पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में हम आज से अध्ययन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पोषक तत्व रहेगा। पोषक तत्व के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको पूरा विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, इसके अंदर किन किन चीजों का हम अध्ययन करना है। उन सभी चीजों को जब आपने पोषक तत्व के बारे में जब कभी भी पढ़ा होगा तो सभी चीजों का आपने अलग अलग पढ़ा होगा, लेकिन उन सभी चीजों को हम एक साथ में पढ़ेंगे ताकि आपके भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो और आपके भी प्रॉपर एक साथ में एक जगह नोट्स बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पोषक तत्व के बारे में। तो आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा और साथ में सभी अपना ध्यान इधर रखिएगा। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यूनिट 4 के अंदर पोषक तत्व के बारे में। यूनिट 4 के अंदर जो हमारा पहला जो इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, पोषक तत्व। क्या रहेगा, पोषक तत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषक तत्व कहते किसे हैं। पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व कहते किसे हैं, तो जनरली पोषक तत्व की हम बात करें या फिर प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके बारे में हमें 3 से 4 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा की बात करें तो ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा में उपस्थित होते हैं और पादप वृद्धि के लिए अभिष्ट होते हैं, ऐसे आयनों को हम पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं, ऐसे आयन जो होते हैं उनको हम पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा में उपस्थित होते हैं या फिर पाए जाते हैं और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं या पौधे की वृद्धि के लिए अभिष्ट होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व या इनको हम खनिज पोषक तत्व कह सकते हैं या फिर इनको हम खनिज पोषक तत्व कहते हैं, खनिज पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ये वृद्धि जो होती है, पौधे के अंदर जो वृद्धि होती है वो दो तरह की वृद्धि होती है। एक तो होती है वानस्पतिक वृद्धि और एक होती है प्रजनन वृद्धि, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर इसको वेजिटेटिव ग्रोथ और एक हो जाएगी हमारे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है ना। तो ये जो दोनों तरह की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, इसके लिए जो भी हमारे
आयन या फिर जो पोषक तत्व जिम्मेदार होते हैं उन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पोषक तत्व या फिर खनिज पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। और ये जो खनिज पोषक तत्व होते हैं ये किस रूप में पाए जाते हैं, अकार्बनिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। इसी कारण से जो हमारे खनिज पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम अकार्बनिक आयन के रूप में जानते हैं। और जो जितने भी हमारे 17 जो आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं ये पौधों को आयनिक रूप में उपलब्ध होते हैं। किस रूप में प्राप्त होते हैं, आयनिक रूप में उपलब्ध होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर हमने आयन शब्द काम में लिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। और जब ये अल्टीमेटली कहां पर पाए जाते हैं, मृदा के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, मृदा के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर से एक परिभाषा और निकलती है, जब सभी जो 17 जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जब ये सोइल के द्वारा मृदा को उपलब्ध करवाया जाता है तब मृदा की जो ये क्षमता जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मृदा उर्वरता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मृदा उर्वरता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको हम सोइल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। तो सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, तो जब मृदा के द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवाने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को हम सोइल फर्टिलिटी या फिर मृदा उर्वरता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और मृदा उर्वरता के अंदर से ही एक परिभाषा और निकलती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो फोरेज क्षेत्र क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना कि जिस क्षेत्र से पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है या फिर जिस क्षेत्र से पेड़ पौधे खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं उस क्षेत्र को फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों परिभाषा इंपोर्टेंट है, एक बार फिर देख लेते हैं हम। सबसे पहला था पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो ये मृदा में अकार्बनिक रूप में पाए जाते हैं और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं या अपिष्ट होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। और मृदा की ये जो क्षमता होती है पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को हम मृदा उर्वरता के नाम से जानते हैं। अब वो मृदा का जो बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है उस किस मृदा का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र में से कौन से भाग से पेड़ पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण कर रहे हैं उस क्षेत्र को फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब ये फोरेज क्षेत्र किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन, जब मैंने आपको मृदा जल पढ़ाया था तब उसके अंदर मैंने प्रमुख शब्दावली के अंदर मृदा जल के अंदर इसके बारे में हमने अध्ययन किया था, ठीक है ना। तो वहां पर हमने देखा था। अभी हम फिलहाल केवल इतना सा इसको अध्ययन करके परिभाषा का अध्ययन करके छोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में ये तो होता है इसकी परिभाषा, तीन परिभाषा, तीनों की तीनों इंपोर्टेंट है, सीधी सीधी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ये जो पौधों का जो आवश्यक पोषक तत्व है जिनमें 17 आवश्यक पोषक तत्व बताए गए, ठीक है ना। 17 पोषक तत्व निकल है उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो जो 17 आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताया गया था तो इन 17 पोषक तत्वों को संबंधित रूप से एक हम कह सकते हैं जो हमारे 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं इनको एक क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। 17 के 17 पोषक तत्वों को एक क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया और वो जो क्राइटेरिया नाम दिया गया था उस क्राइटेरिया को क्या नाम दिया गया था, तो आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी नाम दिया गया था। आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी नाम दिया गया था। जितने भी हमारे 17 जो पोषक तत्व हैं उन सभी 17 पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी के रूप में विकसित किया गया था। और ये जो आवश्यक पोषक तत्व की जो कसौटी जो विकसित की थी ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आर्नोन किसके द्वारा विकसित की गई थी, आर्नोन व स्टाउट के द्वारा विकसित की गई थी। आर्नोन व स्टाउट के द्वारा विकसित की गई थी। कब विकसित की गई थी, तो 1939 में पहली बार विकसित की गई थी। आर्नोन व स्टाउट ने 1939 में 17 जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी दी थी। अब वो जो कसौटी थी ये कितने भागों में कसौटी दी थी, 3 भागों में एक कसौटी दी थी। अब वो 3 भाग कौन से हैं थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे, फिलहाल हम इसकी जो थ्योरी वाली जो पार्ट है वो देख लेते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व की जो कसौटी वो आर्नोन व स्टाउट ने 1939 में पहली बार दी थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में ये आता है 1944। ये आता है 1944 के अंदर आर्नोन जो हमारे आर्नोन जो वैज्ञानिक है, आर्नोन वैज्ञानिक के द्वारा इस आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी के अंदर सुधार किया गया और सुधार करने के बाद में इसको कितने 3 भागों में ये आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी के बारे में इन्होंने बताया था। तो अब हम देखते हैं ये जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो कसौटी है जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया है वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये थ्योरी की जानकारी याद रखना।
अब हम बात देखते हैं सबसे पहले जो इन्होंने आवश्यक पोषक तत्व की जो कसौटी के बारे में बताया था या फिर क्राइटेरिया के बारे में बताया था वो क्या क्या था। तो पहला इन्होंने क्राइटेरिया बताया था जितने भी जो 17 हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं ये सभी 17 के 17 जो आवश्यक पोषक तत्व हैं ये क्या करते हैं, सभी पौधे के जीवन चक्र में उपयोगी हैं। जीवन चक्र में क्या है, उपयोगी हैं। जीवन चक्र में उपयोगी हैं सभी के सभी जो हमारे सभी पौधे के जीवन चक्र में उपयोगी है। 17 जो आवश्यक पोषक तत्व ये क्या है, हमारे जो पौधा है उसके जीवन चक्र में उपयोगी है। यानी कि अगर इनमें से एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। उसकी जो भी दो तरह की जो ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव और एक होती है हमारी रिप्रोडक्टिव, इन दोनों में किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पौधा कमजोर हो जाता है और हमारा जो प्रोडक्शन हमें मिलना चाहिए था उतना हमें नहीं मिल पाता। ठीक है ना। तो ये पहला इसका कॉन्सेप्ट बताया, सभी पौधों के जीवन चक्र में उपयोगी होते हैं 17 के 17 पोषक तत्व। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस कमी की पूर्ति, जो पौधे के अंदर कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस कमी की पूर्ति उसी पोषक तत्व से होगी, उसी पोषक तत्व से होगी, अदर से नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए पौधे के अंदर किसी एक पोषक तत्व की कमी होगी, जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं हम मक्का के अंदर या फिर धान के अंदर जो खेरा जो रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी की वजह से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो पौधे के अंदर जिंक की कमी से धान के अंदर खेरा रोग उत्पन्न हो गया, तो अब वो खेरा रोग की पूर्ति करने के लिए, फिर खेरा रोग को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर जिंक सल्फेट डालेंगे। जिंक सल्फेट डालेंगे तो उसके अंदर अल्टीमेटली हमारे जिंक है, तो जिंक जैसे पौधे को उपलब्ध होगा, पौधे के अंदर जो खेरा रोग उत्पन्न हो रहा है वो डिसऑर्डर वहां से खत्म हो जाएगा या फिर हट जाएगा या फिर पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पौधे 17 में से किसी भी एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमें उसी पोषक तत्व को देना होगा जिसकी वजह से वो कमी उत्पन्न हुई है। ठीक है ना। तो ये वही लाइन कह रही है कि कमी की जो पूर्ति होती है वो उसी पोषक तत्व के माध्यम से पूर्ति होगी जिसकी वजह से वो रोग उत्पन्न हुआ या जो डिसऑर्डर उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। उसके बाद में नंबर थर्ड आता है जो हमारे 17 जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ये पौधे में होने वाले जितने भी पौधे में होने वाली सभी उपापचय क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, सभी उपापचयी क्रियाओं में सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं, सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं, सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। ये हमें 3 इसकी प्रमुख कसौटियां हैं या फिर इसके क्राइटेरिया बताया था आर्नोन के द्वारा 1954 में। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, पहला इन्होंने बताया था जो 17 पोषक तत्व हैं वो सभी के सभी पौधे के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। उसके बाद में दूसरा उन्होंने बताया था अगर कोई भी पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें वही पोषक तत्व देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो कमी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा नंबर थर्ड आता है कि 17 के 17 पोषक तत्व पौधे में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है उनमें सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। अब यहाँ पर उपापचयी क्रियाएं जो होती है कौन कौन सी होती है, तो हम बात करते हैं पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, उनके अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, उनके अंदर कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य होता है, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होता है। तो जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती है उन सभी में ये सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। ये तीनों की तीनों जो कसौटियां हैं या फिर जो क्राइटेरिया है ये हमारे आर्नोन वैज्ञानिक ने बताया था 1954 में बताया था। हालांकि इनके बारे में आर्नोन वेस्टाउट ने भी बताया था 1939 में, लेकिन आर्नोन वैज्ञानिक को कुछ इसमें कमी लगी थी तो उन कमियों को दूर करते हुए 1954 में इन्होंने फिर से इन तीनों के तीनों जो क्राइटेरिया इनको परिभाषित किया था और उन्होंने ये 3 क्राइटेरिया डेवलप किया था। ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे ये आवश्यक पोषक तत्वों के जो क्राइटेरिया वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो अगला जो हमारे इसके अंदर बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारे 17 के 17 आवश्यक पोषक तत्व। इन 17 आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
तो इसके अंदर अगला जो हमारा बिंदु हो जाएगा 17 आवश्यक पोषक तत्व। 17 आवश्यक पोषक तत्व, 17 आवश्यक पोषक तत्व, 17 आवश्यक पोषक तत्व की हम यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो उनका एक बार हम केवल ओवरव्यू देख रहे हैं, उनके बारे में हम विस्तार से सेपरेट अध्ययन भी करेंगे, ठीक है ना। तो 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इनके अंदर इनकी क्या क्या विशेषता होती है वो वन लाइन में भी हम यहाँ पर देख लेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है ना। 9 तो ये हो गए। उसके बाद में आता है हमारे आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, निकल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और बोरोन। ये हमारे 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। एक बार गिन लेते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है ना। तो ये हमारे 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसके बाद में हम देखते हैं ये जो 17 जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, इनमें से जो 17वां जो आवश्यक पोषक तत्व है, 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, इनमें से जो 17वां जो आवश्यक पोषक तत्व है वो हो जाएगा हमारे कौन सा, निकल। कौन सा हो जाएगा, निकल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा निकल है ये 17वां आवश्यक पोषक तत्व के रूप में इसको काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं निकल की। बात करें तो इसकी जो खोज की थी, निकल की बात करें यहाँ पर हम, इसकी खोज किसने की थी, निकल की जो खोज की थी वो की थी ब्राउन व विल्वर के द्वारा, ठीक है ना। ब्राउन व विल्वर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कब की गई थी, तो 1987 में इसकी खोज की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम जीव द्रव्य पोषक तत्व, यानी कि जीव द्रव्य के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनसे भी सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जीव द्रव्य पोषक तत्व कौन कौन होते हैं, तो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कितने होते हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं जो जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये मुख्य रूप से हमारे जीव द्रव्य के पोषक तत्व के रूप में इनको काउंट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर हम मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और ये पाया जाता है हमारे आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। जिसमें से मुख्य रूप से हम बात करें जो हमारे जो मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल के अंदर ये उपस्थित होता है। और जो आयरन जो होता है ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल संश्लेषण हेतु जिम्मेदार कौन सा तत्व होता है, तो आयरन होता है। और मैग्नीशियम मुख्य रूप से इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें जो मैग्नीशियम जो पोषक तत्व होता है, अगर हम हरी पत्ती को या फिर जो हमारी जो पत्तियां जो होती है वो सूखने के बाद में उनको जब हम जला देते हैं, तो जलाने के बाद में जो शेष बचने वाला जो तत्व होता है, जलाने पर बचा तत्व, तो जलाने के बाद में जो शेष बच जाता है वो तत्व कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये इसे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जलाने के बाद में शेष बचा हुआ था तो कौन सा हो जाता है पत्तियों को, तो वो हो जाएगा हमारे मैग्नीशियम हो जाएगा। और पर्णहरित या फिर जो क्लोरोफिल होता है उसका संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, तो आयरन होता है। पर्णहरित के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसकी जो पोरफायरिक जो वलय होती है उसके सेंटर में नाइट्रोजन पाया जाता है और उससे मैग्नीशियम के 4 अणु जुड़े हुए रहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के अंदर पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा आयरन। ये तीनों मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये इनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो 17 जो आवश्यक पोषक तत्व हैं सभी के सभी, इनके हम खोजकर्ताओं के बारे में देखते हैं। और अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पौधे के अंदर किस रूप में उपलब्ध होते हैं पौधों को, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अब ये जो 17 जो पोषक तत्व हैं इनके हम खोजकर्ता के बारे में हम देखते हैं। इनके खोजकर्ता के बारे में हम देखते हैं। तो एक तरफ तो आ जाएगा हमारे पोषक तत्व और एक तरफ आ जाएगा हमारे
खोजकर्ता, ठीक है ना। एक तरफ आ जाएगा हमारे पोषक तत्व और एक तरफ आ जाएगा हमारे खोजकर्ता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनकी जो खोज की थी वो की थी सी स्प्रिंग जेल ने। इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो वो की थी सी स्प्रिंग जेल ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम कार्बन। कार्बन की जो खोज की थी वो की थी प्रिस्टले ने। किसने की थी? प्रिस्टले ने। कार्बन की जो खोज की थी वो की थी प्रिस्टले ने। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो खोज है वो किसने की थी? तो वो की थी डी शासर ने। नाइट्रोजन की जो खोज की थी वो किसने की थी? डी शासर ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आयरन। आयरन की बात करें तो जो आयरन की जो खोज है वो की थी हमारे ग्रीस वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ग्रीस वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की जो खोज है वो किसने की थी? तो वो की थी मैग्नीज की थी मैक होग ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी? मैक होग ने इसकी मैग्नीज की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे कॉपर व जिंक। कॉपर व जिंक की बात करें तो कॉपर व जिंक की जो खोज की थी वो की थी यहां पर लिपमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? कॉपर व जिंक की जो खोज है वो लिपमैन के द्वारा की गई थी। एक और वैज्ञानिक है तो वो भी क्या लेके याद रख लेना, एक और वैज्ञानिक है जिसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, वो अभी याद नहीं आ रहा है तो उसको भी हम याद आएगा तब लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे कॉपर जिंक। कॉपर जिंक के बाद में नेक्स्ट बात करें हम मोलिब्डेनम व क्लोरीन। तो मोलिब्डेनम व क्लोरीन की बात करें तो इनकी जो खोज की थी वो की थी आर्नोन व स्टाउट ने, ठीक ना। मोलिब्डेनम व क्लोरीन की जो खोज की थी वो की थी आर्नोन व स्टाउट ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे निकल। निकल की जो खोज की थी वो की थी ब्राउन व विल्व ने की थी। और कब की थी ये खोज? 1987 में इसकी खोज की गई थी और 17वां आवश्यक पोषक तत्व के रूप में इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हमारे ये पोषक तत्व होते हैं, इनकी खोज किस किस ने की थी वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाकर याद करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपको याद होती चली जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? पी के मांगे कार, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पी के मांगे कार, कौन सी कार मांगे? तो सी स्प्रिंग जेल वाली, यानी कि जो ओटी जो गाड़ी होती है उसके ऊपर बंगड़ियां लगी हुई होती है। तो जो बंगड़ियां जो होती है उनको आप स्प्रिंग के रूप में याद रखना। और वो जो स्प्रिंग जेल वाली जो गाड़ी जो होती है वो मांगते हैं हमारे पी के मांगे कार, कौन सी? सी स्प्रिंग जेल वाली, ठीक है ना। तो इससे हमें याद हो जाएगा सी स्प्रिंग जेल जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 4 पोषक तत्वों की खोज की थी, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी खोज की थी, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद में आता है हमारे आयरन। आयरन की बात करें, इनके भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वालों की बात कर लेते हैं। आयरन की बात करें तो आयरन जो लोहा जो होता है उसके ऊपर क्या लगता है? जंग लगता है। और जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर या तो पेंट करते हैं या फिर हम क्या लगाते हैं? ग्रीस लगा देते हैं। तो उसकी वजह से उसमें एक स्मूथनेस आ जाती है और साथ ही साथ में उसके ऊपर जो जंग होती है वो ना लग पाए। तो आयरन के ऊपर जंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रीस लगाएंगे। तो इसी के आधार पर आप याद रख लीजिएगा कि आयरन की जो खोज है वो किसने की थी? ग्रीस ने की थी। उसके बाद में आता है मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज यहाँ पर हो जाएगा Mn मैग्नीज और यहाँ पर हो जाएगा मैक होग, ठीक है ना। तो शुरुआत के 2 शब्द पकड़ लेना, मैग्नीज और यहाँ पर हो जाएगा मैक। मैग्नीज मैक, मैग्नीज मैक, ऐसा करो याद हो जाएगा आपको मैक होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम मोलिब्डेनम और क्लोरीन, आर्नोन स्टाउट, ये आपको याद हो ही जाएगा। निकल के बारे में आप कब से पढ़ते आ रहे हो तो ब्राउन और विल याद हो ही जाएगा आपको। उसके बाद में एक बचता है हमारा कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक की जो खोज है वो लिपमैन के द्वारा की गई थी। अब ये कॉपर और जिंक को किस प्रकार से याद रखेंगे? तो जो कॉपर और जो जिंक जो होते हैं इनका जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 29 और 30 होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है और हमारा जो जिंक होता है उसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। 29 और 30 तो दोनों साथ साथ में, तो दोनों जुड़ा पाए साथ साथ में चलेंगे तो उसका आधार आप याद रख लेना लिपमैन। एक का याद हो जाएगा तो दोनों का आपको स्वतः याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में बचता है हमारे कार्बन। कार्बन की जो खोज है वो किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। और ये जो कार्बन जो होता है ये मुख्य रूप से प्रिस्टले के बारे में हम प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी सुनते हैं। तो कार्बन की खोज प्रिस्टले ने की थी और नाइट्रोजन की जो खोज है वो की थी डी शासन ने की थी। किसने की थी? डी शासन ने इसकी खोज की थी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन की जो खोज है वो भी
जोसेफ प्रिस्टलर ने की थी। हाँ, जो हमारे कार्बन और जो ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी? तो प्रिस्टलर ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टलर ने। तो ऑक्सीजन और कार्बन की जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टलर ने की थी। इसका पूरा नाम होता है जोसेफ प्रिस्टलर, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर सारे के सारे जो पोषक तत्व है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं, उनके वैज्ञानिक या खोजकर्ता है जो वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक आप ये नाइट्रोजन वाला जो है ये आप स्वतः से याद रख लेना, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। इनका एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला उस नंबर फर्स्ट पर कॉन्सेप्ट आता है हमारे पी के मांगे कान सी स्प्रिंग जेल वाली, और जो स्प्रिंग जो होती है उसके अंदर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्रीस लगाएंगे, ठीक है ना। तो जिंक से हो जाएगा, सॉरी हमारे आयरन से हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? मैग्नीज मैकहो हो जाएगा, कॉपर जिंक लिपमैन हो जाएगा, मोलिब्डेनम क्लोरीन आर्नोन स्टाउट हो जाएगा, निकल हमारे ब्राउन विल हो जाएगा। 1987 में 17वां आवश्यक पोषक तत्व के रूप में काउंट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम, ऑक्सीजन और कार्बन प्रिस्टल हो जाएगा। एक बचा हुआ नाइट्रोजन डी शास्त्र आप स्वतः से याद रख लोगे। इसी के साथ में लगभग हमारे सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोषक तत्व यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं ये पौधे को किस रूप में उपलब्ध होते हैं, यानी कि आयनिक रूप में उपलब्ध होते हैं या फिर नॉन आयनिक फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े। और कमेंट करके भी बताइएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है आपको। ये तो एक तरफ आ जाएगा हमारे पोषक तत्व और एक तरफ आ जाएगा हमारे यहाँ पर उपलब्ध रूप, ठीक है ना। उपलब्ध रूप। तो बात करें सबसे पहले जो हमारे पोषक तत्व आते हैं कौन कौन से आते हैं, जो हमने 17 जो आवश्यक पोषक तत्व देखे तो उसी श्रेणी का अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे कार्बन, ठीक है ना। कार्बन की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो होते हैं ये वायुमंडल और जल के माध्यम से पौधों को उपलब्ध होते हैं। ये जो पोषक तत्व, तीनों जो पोषक तत्व होते हैं ये पेड़ पौधों को जल के माध्यम से और एक होता है हमारे वायु के माध्यम से उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो इनका कोई फॉर्म नहीं होता है। ये जो उपलब्ध होते हैं ये जल के माध्यम से प्लस वायु के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। जो मेन जो पोषक तत्व आते हैं वो आता है हमारे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे को 3 अवस्था में उपलब्ध होता है। तीनों अवस्था इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन जो उपलब्ध होता है वो किस किस रूप में उपलब्ध होता है। तो पहला तो आता है हमारा अमोनियम, ठीक है ना। अमोनियम पहला तो हो जाएगा अमोनियम। इसका फॉर्मूला भी अभी हम देखेंगे। अमोनियम एक होता है यहाँ पर नाइट्रेट और एक उपलब्ध होता है ये एमाइड। किस रूप में? एमाइड के रूप में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 प्लस। क्या होता है? NH4 प्लस। नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो NO3 माइनस और एमाइड का जो फॉर्मूला होता है NH2 होता है। क्या होता है? NH2 होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा किस रूप में उपलब्ध होता है। तो जो अमोनियम वाला जो होता है ये किस फसल में उपलब्ध होता है? धान की जो फसल होती है, धान की या फिर चावल की या फिर जो पैडी जो होती है उसके अंदर जो नाइट्रोजन जो उपलब्ध होता है वो किस रूप में उपलब्ध होता है? अमोनियम के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अमोनियम के रूप में उपलब्ध होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेट की बात करें तो इसके अंदर जो पॉइंट याद रखने योग्य है वो हो जाएगा हमारे, इसके अंदर हो जाएगा सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध का अर्थ होता है कि 99% के अंदर जो भी फसलें हैं वो अगर नाइट्रोजन का अवशोषण करेगी तो वो नाइट्रेट के रूप में करेगी, ठीक है ना। कुछ कंडीशन के अंदर अमोनियम के रूप में करते हैं और एमाइड के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एमाइड की बात करें तो जो यूरिया जो होता है, हमारा जो यूरिया होता है, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है ना। 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन जो होती है वो पौधों को किस रूप में उपलब्ध होती है? तो वो हमारे एमाइड के रूप में उपलब्ध होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन से संबंधित 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला, नाइट्रोजन 3 अवस्थाओं में उपलब्ध होती है, अमोनियम, नाइट्रेट और एमाइड, ठीक है ना। अमोनियम धान के अंदर उपलब्ध होता है, जैसा मैंने बताया अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला याद रखना, NH4 प्लस को हम अमोनियम के नाम से जानते हैं। और सेम ऐसा कैसे एक और फॉर्मूला होता है NH3 प्लस।
इसको हम अमोनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमोनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों में माइनर डिफरेंट है। अगर एक चार्ज और बढ़ जाता है या फिर हाइड्रोजन किसी की एक और बढ़ जाती है तो वो हो जाता है अमोनियम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद नाइट्रेट आता है, सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण किया जाने वाला फॉर्म होता है, अवस्था होती है एमाइड के रूप में। जो यूरिया होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन जो होती है वो एमाइड के रूप में पौधों के द्वारा उपलब्ध की जाती है। इसी के साथ में हमारे नाइट्रोजन से संबंधित जो 4-5 बातें थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो पोषक तत्व हो जाएगा वो नंबर 3 पर हो जाएगा हमारे फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो होता है वो 3 अलग अलग अवस्थाओं में उपलब्ध होता है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट आता है हमारे H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, ठीक है ना। H2PO4 माइनस, इसको हम मोनोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोनोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें HPO4 माइनस 2, ये जो होता है इसको हम डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक और होता है वो हो जाएगा हमारे PO4 माइनस 3, इसको हम ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं में फॉस्फोरस उपलब्ध होता है, सर्वाधिक मात्रा में हमारे मोनोफॉस्फेट के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो फॉस्फोरस जो होता है वो H2PO4 माइनस, जिसको हम मोनो, अगर 2 घात आ जाएगी तो डाई, और 3 आ जाएगी तो ट्राई, 4 आ जाएगी तो टेट्रा, 5 आ जाएगा पेंटा, 6 आ जाएगा तो उसके अंदर हेक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाता है। वो हमारा आईपीएससी का पार्ट है, वो इसमें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ में फॉस्फोरस यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद में आता है हमारे CHO-NPK, जो पोटेशियम जो होता है वो यहाँ पर हमारे K प्लस के रूप में उपलब्ध होता है। किस रूप में उपलब्ध होता है? K प्लस के रूप में। इसके अतिरिक्त बात करें हम, इसको अब हम पास पास में लिख देते हैं, पोटेशियम K प्लस के रूप में उपलब्ध होता है। कैल्शियम की बात करें यहाँ पर, कैल्शियम जो होता है कैल्शियम +2 के रूप में उपलब्ध होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो Mg+2 के रूप में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त बात करें सल्फर, सल्फर जो होता है हमारे वो सल्फेट के रूप में उपलब्ध होता है, सल्फेट के रूप में उपलब्ध होता है। जो इसका जो सूत्र होता है वो SiSO4-2 होता है। सल्फेट का जो सूत्र होता है वो SO4-2 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे मुख्य रूप से 9 जो पोषक तत्व जो होते हैं ये हमारे वृहद पोषक तत्व के रूप में काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे पहला आता है हमारा आयरन। जो लोहा जो होता है वो 2 के रूप में उपलब्ध होता है, Fe+2 और Fe+3। इसको हम फेरस के नाम से जानते हैं, उसको हम फेरिक के नाम से जानते हैं। +2 होगा तो उसको हम फेरस बोलते हैं, और +3 जो होगा उसको हम फेरिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे कॉपर। कॉपर जो होता है वो कॉपर +2 के रूप में उपलब्ध होता है, इसको हम क्यूप्रिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्यूप्रिक के नाम से जानते हैं। और एक होता है Cu+1, तो उसको हम क्यूप्रस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिर क्यों जन्म, जिंक आ जाएगा, तो यहाँ पर जिंक जो होता है वो Zn+2 के रूप में। फिर क्यों जन्म, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो होता है वो Mn+2 के रूप में उपलब्ध होता है। फिर क्यों जन्म, निकल, निकल की बात करें तो निकल जो होता है वो Nickel+2। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है वो Cl- के रूप में उपलब्ध होता है पौधों को। उसके बाद में मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की बात करें तो ये जो उपलब्ध होता है वो मोलिब्डेट के रूप में, मोलिब्डेट के रूप में ये उपलब्ध होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MoO4-2, ठीक है ना। उसके बाद में आता है बोरोन। कौन सा आता है? बोरोन। बोरोन जो होता है वो बोरेट के रूप में उपलब्ध होता है। किस रूप में उपलब्ध होता है? बोरेट के रूप में उपलब्ध होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे जो 17 जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो पौधों को किस रूप में उपलब्ध होते हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। सबसे ज्यादा जो इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम स्टार लगा देते हैं। एक तो पूछा जा सकता है आपको नाइट्रोजन से, ठीक है ना। नाइट्रोजन इंपोर्टेंट है क्योंकि ये 3 अवस्था में उपलब्ध होता है, ठीक है ना। आपको कौन कौन से रूप में होता है वो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया था। फॉस्फोरस से पूछा जा सकता है, एक आपको मोलिब्डेनम और एक आपको बोरॉन, ठीक है ना। इनसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक होता है हमारे आयरन और एक आ जाएगा हमारे कॉपर, ठीक है ना। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो आयरन जो होता है उसको हम एक को तो फेरस के नाम से जानते हैं और एक को हम फेरिक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि आयरन जो होता है वो पौधों को फेरस के रूप में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है या फिर फेरिक के रूप में, तो वो हो जाएगा हमारे फेरस के रूप में अधिक मात्रा में पौधों को उपलब्ध होता है, ये हमें ध्यान रखना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम
जो पोषक तत्व का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये जो सारणी, ये जो मैंने आपको बताया किस रूप में उपलब्ध होते हैं, इन सभी का आप एक सारणी के रूप में इसको लिख लेना, ताकि आपको समय समय पर आप जब भी इसका रिवाइज करो तो आपको चीजें याद होती रहे। क्योंकि मेरे पास में बोर्ड छोटा है और बार बार यहाँ पे मिटाना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल मोड में लिखा, वरना अगर बोर्ड थोड़ा और बड़ा होता तो इसको हम वर्टिकली लिखते तो एक इंडेक्स के रूप में अच्छे से बनता और वो दिखने में भी अच्छा होता, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड छोटा होने की वजह से उसको हमने हॉरिजॉन्टल लिखा, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा आपको दिखाई देने में थोड़ा अच्छा कम दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर एक शब्द आता है, यहाँ पर कार्यगत पोषक तत्व। कार्यगत पोषक तत्व, और इसको हम इंग्लिश में फंक्शनल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यगत पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट किसने दिया था और इसकी परिभाषा क्या होती है। तीनों पॉइंट इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कार्यगत पोषक तत्व है, ये जो शब्द किसने दिया था। कार्यगत पोषक तत्व की बात करें तो ये जो शब्द ये दिया था सबसे पहले निकोलस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? निकोलस के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1961 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में निकोलस के द्वारा कार्यगत पोषक तत्व या फिर फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे कार्यगत पोषक तत्व की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ऐसे 4 पोषक तत्व हैं जिनको हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट की श्रेणी के अंदर रखते हैं। कौन कौन से? सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और एक हो जाएगा हमारे वेनेडियम, ठीक है ना। इन चारों को कार्यगत पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। इनको जो याद करने की जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी शिव कोना। क्या हो जाएगा? शिव कोना। शिव से सिलिकॉन, व से वेनेडियम, को से कोबाल्ट और ना से हो जाएगा हमारा सोडियम, ठीक है ना। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे आपको फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में पता चल जाएगा। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कार्यगत पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है या निम्न में से कौन सा कार्यगत पोषक तत्व होगा, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों हमें याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्यगत पोषक तत्व कहते किसे हैं। तो ऐसे पोषक तत्व जो आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि में तो काम में नहीं आते हैं, लेकिन जो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसे पोषक तत्वों को हम कार्यगत पोषक तत्व के अंदर इनको काम करते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? कार्यगत पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो हमारे 17 जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी वृद्धि में या फिर उनमें एक सहायक भूमिका के रूप में निभाते हैं, जिसकी वजह से वो वृद्धि अच्छे तरह से पौधे के अंदर उनका न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम कार्यगत पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। तो ये 3 बातें इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक टर्म और आता है यहाँ पर, एक टर्म और आता है और वो आता है अल्ट्रा, या फिर हम कह सकते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। निकोलस के द्वारा ही इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। और यह जो कॉन्सेप्ट दिया था इसके 2 साल बाद में दिया था, 1963 में। अति सूक्ष्म पोषक तत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? निकोलस के द्वारा दिया गया था। और अति सूक्ष्म पोषक तत्व की जो श्रेणी में आते हैं वो कौन से आते हैं? तो वो आता है हमारे, एक तो आता है कोबाल्ट और एक आता है मोलिब्डेनम। कौन कौन आता है? कोबाल्ट और मोलिब्डेनम आते हैं। और इसकी अति सूक्ष्म पोषक तत्व की हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppb से कम की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पोषक तत्वों को हम अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। निकोलस ने 1963 में कॉन्सेप्ट दिया था। 2 पोषक तत्व इस श्रेणी में रखे गए हैं, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम। ये हमें ध्यान रखना है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके बाद में देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन का आधार देख लेते हैं
कि पोषक तत्वों का हम क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर करेंगे, और वो जो क्लासिफिकेशन का जो आधार रहेगा उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम केवल इसका आधार देख लेते हैं, किस किस आधार पर इसका हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। तो इस पोषक तत्वों के अंदर आ जाएगा हमारा अगला टॉपिक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण या फिर हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन के प्रमुख आधार की बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर आवश्यक मात्रा के आधार पर, आवश्यक मात्रा के आधार पर, किनके आवश्यक मात्रा के आधार पर, तो पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर। नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे गतिशीलता के आधार पर, मोबिलिटी बेस्ड ऑन मोबिलिटी, गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर। नंबर थर्ड की बात करें तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर किसमें, तो पौधों में कार्य के आधार पर। पौधों में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, जैसे हम बात करें कोई पौधे के संरचना का निर्माण कर रहे हैं, कोई जीव द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, कोई ऐसे पोषक तत्व होंगे जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो उसके अंदर जो एंजाइम है पौधों के अंदर उनको एक्टिव कर रहे हैं, तो वो सभी सभी हमारे कार्य के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नंबर 4 की बात करें हम तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 4 की बात करें तो अन्य हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य आधार पर, अन्य आधार पर बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा मुख्य रूप से धातु वाले धातु के आधार पर हो जाएंगे, ठीक है ना। अन्य के अंदर धातु के आधार पर हो जाएंगे, हमारा उर्वरकीय पोषक तत्व हो जाएगा, चूने वाले हो जाएंगे, तो वो सभी सभी हमारा अन्य के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। मुख्य रूप से तो 3 इंपोर्टेंट है, और एक और आ जाएगा हमारे इसमें कमी के आधार पर, कमी के आधार पर, किसके अंदर, पौधों में, पौधों में कमी के आधार पर। तो जो कमी के जो आधार पर है वो हम गतिशीलता के अंदर ही देख लेंगे। तो ये हमें 5 रूप से प्रमुख पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है ना। कौन कौन से आवश्यक मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, यानी कि अगर इनका जो आधार रखा जाएगा वो 1 ppm रखा जाएगा। 1 ppm से अधिक हो गए तो उनको हम अलग नाम से जानते हैं, 1 ppm से कम होंगे तो उनको हम अलग नाम से जानते हैं। गतिशीलता के आधार पर, फिर ये गतिशीलता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मृदा के अंदर गतिशील, एक होता है पौधों में गतिशील। फिर उनके अंदर अलग अलग आता है अत्यधिक गतिशील, कम मध्यम गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील, ठीक है ना। उसके बाद होता है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर संरचना का निर्माण करने वाले, दूसरा आता है संरचना में सहायक भूमिका निभाने वाले पोषक तत्व, नंबर 3 आता है इसके अंदर ऊर्जा संग्रहण करने वाले, और नंबर 4 आ जाता है उत्प्रेरक का कार्य करने वाले, ठीक है ना। अन्य के अंदर मैंने बताया कि आपको उर्वरकीय पोषक तत्व हो सकते हैं, चूना वाले हो सकते हैं, या फिर हम बात करें धात्विक हो सकते हैं, अधात्विक हो सकते हैं, वो इनके अंदर आ जाएंगे। और कमी के आधार पर पौधों में, यानी कि पोषक तत्वों के जो कमी के जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, कुछ पत्तियां जो होती हैं वो कुछ पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की नीचे की जो पत्तियां होती हैं उन पर अपना लक्षण दर्शाते हैं, कुछ नई निकली वाली, कुछ मध्यम पर दिखाते हैं, और कुछ जो होती है बिल्कुल ही हमारे जो नई जो शीर्ष कलिका जो होती है वहां पर नुकसान के जो लक्षण होते हैं, कमी के लक्षण दर्शाते हैं, तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसी के साथ में हमारा आज के सेशन यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे, इनका वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आज का सेशन अगर आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।